हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक सैलरी से रिलेटेड कि किस तरीके से सैलरी की टैक्सेशन को हैंडल किया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। इसके अंदर हमारे जो सबसे बेसिक सेक्शन है वो सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 हैंडल होते हैं। यानी कि अगर आपने सैलरी इनकम को समझना है तो ये तीन सेक्शन जो है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तीन सेक्शन पूरी की पूरी सैलरी को डिस्कस करते हैं और सारे बेसिक रूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आपने सेक्शन 11 में देखा था कि जब हमने हेड्स ऑफ इनकम डिफाइन किए तो हमने कहा कि हमारे पास 5 किस्म के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सैलरी इनकम, देन बिजनेस इनकम, देन कैपिटल गेन, बिजनेस प्रॉपर्टी एंड ऑल अदर सोर्सेज। तो आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम सैलरी इनकम है। सेक्शन 12 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है जो कि सैलरी इनकम को डील करता है, सबसे पहले वो ये डिफाइन करता है कि किसी भी किस्म की सैलरी जो कि एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलती है, उस सैलरी को हम जब टैक्स करते हैं तो हम उसको अंडर द हेड सैलरी टैक्स करते हैं। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फर्दर डिफाइन करता है कि सैलरी मींस एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली थ्रू एम्प्लॉयर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। ये जो लफ्ज डिफाइन करना है कि वेदर दैट्स रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, तो ये इसको अगर आप समझने के लिए अकाउंटेंसी की टर्म इस्तेमाल कर लें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसकी दो इंटरप्रिटेशंस बनती हैं। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई एम्प्लॉयर आपको एक महीना कर करके सैलरी दे तो वो आपके लिए रेवेन्यू मंथली बनता जाएगा, या कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें इकट्ठा पूरे जो काम कर रहे हो तुम उसकी हम साल के हिसाब से पेमेंट करूंगा, या मैं साल के बाद तुम्हें एक प्लॉट दे दूंगा, या मैं साल के बाद तुम्हें एक प्लांट दे दूंगा, या मैं साल के बाद तुम्हें एक गाड़ी दे दूंगा, तो वो कैश की शक्ल में नहीं बल्कि काइन की शक्ल में है और एक एसेट की शक्ल में है, तो वो कैपिटल नेचर बन जाएगी। ठीक है, और इसमें सैलरी में और क्या क्या चीजें शामिल हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मजीद आगे बताता है कि हर किस्म की पे, हर किस्म की वेज, किसी भी किस्म की पे जो कि आपको जॉब के सिलसिले में मिल रही हो, चाहे उसका नाम लीव पे हो, चाहे उसका नाम पेमेंट इन लीव ऑफ लीव हो, चाहे ओवर टाइम हो, बोनस, कमीशन, इवन वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स। मिसाल के तौर पर मैं बड़े आराम से इस्लामाबाद में बैठ के नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप हमारा मुल्तान में एक कैंपस है तो आप वहाँ जाके 6 महीने पढ़ाएं। अब मुझे ये काम मिल गया और मैं मुल्तान जा रहा हूँ, वो मेरे लिए अनप्लेजेंट है या डेंजरस तो नहीं है, लेकिन डेंजरस भी हो सकता है कि जिस तरीके से फौजियों की प्रमोशंस होती हैं फ्रंट बॉर्डर्स के ऊपर, ट्रांसफ़र होती है फ्रंट बॉर्डर्स के ऊपर, या डेंजरस कंडीशन में ट्रांसफर्स होती हैं, तो उस सिचुएशन में एडिशनल बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलता है, दैट इज कॉल्ड वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। तो वो सारी चीज़ें सैलरी के अंदर शामिल हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का परक्विजिट हो, चाहे वो कैश में चेंज हो सकता हो या नहीं हो सकता हो, वो भी सैलरी के अंदर शामिल होगा। मिसाल के तौर पर आपको आपके एम्प्लॉयर ने 1 साल के बाद लैपटॉप का तोहफा दे दिया एज ए बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो वो जो परक्विजिट मिला है दैट इज वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो सैलरी के अंदर शामिल है, किसी न किसी वैल्यू करके उसको हम सैलरी के अंदर शामिल करेंगे। इसी तरीके से किसी भी किस्म का अलाउंस जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा हो एम्प्लॉय को, अब उस अलाउंस के बहुत से नाम हो सकते हैं। उस अलाउंस का नाम हो सकता है जी कन्वेंस अलाउंस, उस अलाउंस का नाम हो सकता है हाउस रेंट अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, कोई भी नाम रख लें, लेकिन वो जो अलाउंस दिया जा रहा है वो टैक्सेबल होगा, सवाए एक अलाउंस के जो खास तौर पर यहाँ पे मेंशन है और जिसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी है। वो अलाउंस कौन सा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है बट शैल नॉट इंक्लूड। कौन सा अलाउंस शामिल नहीं होगा? वो कहता है ऐसा अलाउंस जो सोलली यानी कि खास तौर पर आपको मिला हो एक्सपेंड, खर्च करने के लिए, किस केस में? इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
एक ऐसा अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को इसलिए मिला हो कि ख़ास तौर पर ऑफिस का काम किया जा सके उससे। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी, मैं बड़े आराम से इस्लामाबाद में पढ़ा रहा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि आप जाके मुल्तान में जो हमारा कैंपस है वहाँ जाके आप पढ़ाएं, ठीक है, और आपने सिर्फ तीन दिन के लिए जाना है और 3 दिन आपने वहाँ पे कोई फलाने क्लास लेके वापस आ जाना है। अब मैंने 3 दिन के लिए मुल्तान जाना है तो ज़ाहिर है मुझे एक तो जाने और आने का किराया चाहिए। वो जो जाने आने का किराया है वो जब मुझे मेरा डिपार्टमेंट देगा तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे TA, विच स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। अब मैंने 3 दिन मुल्तान में रिहाइश इख्तियार करनी है, मेरे पास ना वहाँ पे कोई जगह है और ना खाने का कोई बंदोबस्त है, तो इन दोनों कामों के लिए मेरा डिपार्टमेंट मुझे डेली अलाउंस देगा जिसको हम DA कहते हैं, ठीक है। अब ये एक अलाउंस बन गया जिसका नाम नॉर्मल सेंस में आता है TADA, ठीक है। तो TADA का जो अलाउंस है वो एक वाहिद अलाउंस है जो कि मुझे किसी के दिया जा रहा है ताकि मैं 3 दिन मुल्तान गुजार के आ सकूं। तो ये टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा, इसको मैं सैलरी इनकम में शामिल नहीं करूंगा। इसी तरीके से मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि या तो उसने खुद मेरे बिहाफ पर पे कर दिया या फिर उसने मुझे पे मैंने किया और बाद में मुझे रीइंबर्स कर दिया है, ठीक है। इस किस्म का भी कोई जो भी अलाउंस होगा वो सारे का सारा मेरी सैलरी के अंदर शामिल होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है कि यार आपका बिजली का बिल हम पे किया करेंगे आपके घर का, लेकिन होगा ये कि आप पे खुद करेंगे और फिर बिजली का बिल हमें जमा कराएंगे, हम आपको पैसे दे देंगे। तो दैट इज़ द आइडिया विच इज़ कॉल्ड रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि खर्चा पहले आपने कर दिया और बाद में डिपार्टमेंट ने उसको पे कर दिया। अच्छा, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसकी क्लॉज है। इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। किसी भी किस्म का प्रॉफिट का मतलब है बेनिफिट, किसी भी किस्म का प्रॉफिट मिल रहा है सैलरी और वेजेस की एडिशन में, उसके साथ ये भी बेनिफिट मिल रहा है, वो भी सैलरी के अंदर शामिल होगा। अब उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं? सबसे पहली चीज कि अगर आपको इस चीज के पैसे मिल रहे हो, कंसिडरेशन पैसे मिल रहे हो कि आप एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में दाखिल हो रहे हैं, इसके पैसे आपको मिल रहे हो। पैसे का मतलब है कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा हो। मिसाल के तौर पर मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको महीने के 2 लाख रुपए देंगे, आप हमारे यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाए। मैंने उनसे कहा जी कि मेरी जो ऑलरेडी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा 2 साल का एग्रीमेंट है और अगर मैं उससे पहले छोड़ूंगा तो मुझे उन्हें 5 लाख रुपए पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। उस नई यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है जी हम आपके 5 लाख रुपए दे देंगे। अब वो जो पैसे वो मुझे पे कर रहे हैं ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को पे कर सकूं, वो क्यों पे कर रहे हैं? ताकि वो 5 लाख रुपए देने के बाद मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं नई यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। अब आप इसको जरा पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा। एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। वो जो पैसे दिए हैं वो भी आपकी सैलरी इनकम में शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब कंडीशन है, मैं एक जगह एज ए डायरेक्टर फाइनेंस काम कर रहा था और मुझे 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप एक काम करें, आप ना हमारा कंपनी सेक्रेटरी का भी पोर्शन संभाल लें और उसके हम आपको 50,000 रुपये एडिशनल दिया करेंगे, यानी कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो जाएगी। जो 2 लाख रुपये वो जो 50,000 रुपये एडिशनल मुझे दे रहे हैं, दैट इज अ कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू द एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मुझे उन्होंने कहा डायरेक्टर फाइनेंस के साथ साथ आप कंपनी सेक्रेटरी का भी रोल संभाल लें, तो मेरी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गई है, तो जो सेपरेट अमाउंट मुझे मिल रही है दैट इज ऑल्सो सैलरी, ठीक है। तो इसी किस्म की इसी तरीके से मेरी जॉब खत्म हो गई है और उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको 3 महीने की अमाउंट जो है वो एज ए कंपनसेशन देंगे क्योंकि हम आपकी जॉब खत्म कर रहे हैं, या गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये भी सारी चीजें सैलरी के अंदर शामिल हो जाएंगी। प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में जितनी कंट्रीब्यूशन होती है एक खास लेवल तक माफ होती है, उसके बाद आपकी सैलरी इनकम में उसको भी हम शामिल कर दिया करते हैं, ठीक है। अगर आपकी जॉब के ऊपर किसी खास किस्म की रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट अप्लाई हुआ है, उसकी भी पेमेंट अगर हो रही है तो वो भी आपकी सैलरी के अंदर शामिल है। किसी भी किस्म की पेंशन या एन्युटी की जो पैसे मिलने हैं वो भी सैलरी के अंदर शामिल है।
अगर फर्ज करें आपके एम्प्लॉयर ने ये कहा कि हम आपको सैलरी भी देंगे और सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगता है हम आपको वो टैक्स भी हम ही पे करेंगे, तो वो जो टैक्स कंपनी दे रही है मेरा, उस टैक्स को भी इनकम टैक्स कह रहा है आपकी सैलरी में शामिल करके उस पर टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है, यानी कि इसकी सिंपल मिसाल है कि मेरी 2 लाख रुपए महीना सैलरी डिसाइड हुई और जब मैं उठने लगा इंटरव्यू से तो मैंने कहा कि सर आप मुझे 2 लाख रुपए तो दे रहे हैं मगर इस पर टैक्स बहुत बनता है, इस पर तो साल का टैक्स 4 लाख रुपए बन जाएगा। तो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा जी वो 4 लाख रुपए भी हम ही आपको दे देंगे। तो अब इनकम टैक्स कह रहा है कि इसका मतलब है कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 24 लाख जमा 4 लाख तो 28 लाख पे अब टैक्स लगेगा। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर incurred by an employee in deriving amount chargeable to tax under the head salary। वो कह रहा है कि आप सैलरी को हासिल करने के लिए किसी भी किस्म का एक्सपेंडिचर करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को सैलरी में से लेस करने की, डिडक्ट करने की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब है मेरी एक नौकरी है जहां मुझे महीने के लाख रुपए मिलते हैं और मुझे महीने का 10,000 रुपये का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है वहां तक जाने के लिए। ठीक है, ये मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये माइनस करके बाकी 90,000 रुपये टैक्स लगाऊं। मुझे टैक्स पूरे का पूरा 1 लाख पे देना है। यानी कि इस लाइन का दूसरा मतलब ये बन गया कि किसी भी किस्म की डिडक्शन अलाउड नहीं है और मुझे मेरी ग्रॉस सैलरी पर ही टैक्स देना है। ये इस लाइन का एक सिंपल सा मतलब बनता है। ओके, उसके बाद वो कहता है कि इस ऑर्डिनेंस के लिए किसी भी किस्म का परक्विजिट जो है वो हम ये एज्यूम करेंगे कि आपको मिल गया है, चाहे वो आपको पे किया गया है चाहे वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, पे का मतलब है कि कैश की शक्ल में पे कर दिया जाए और प्रोवाइड करने का मतलब है किसी और तरीके से आपको दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर मुझे एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि मुझे एक घर पे नौकर मिले हुए 2, चाहे वो नौकर मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉयर दे रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट दे रहा है, चाहे एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट हुआ है कि कोई एक दूसरी कंपनी है वहां से मुलाजिम आके मेरे घर में काम करती हैं और एम्प्लॉयर उनकी पेमेंट करता है। तो यहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा कि मुझे ये पेड या प्रोवाइडेड हो चुका है और इसके ऊपर टैक्स एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो बेनिफिट है चाहे ये पास्ट एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा हो चाहे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से मिल रहा हो, उसको भी मेरी सैलरी के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक सैलरी की पूरी कंडीशंस हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ तक मुझे एक बड़ी बात जो समझ आ गई वो ये समझ आ गई कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें इस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी भी किस्म का बेनिफिट दे रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो वहाँ पे जॉब करता है और उसको उसके काम का बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए हर किस्म का बेनिफिट किसी न किसी तरीके के लिहाज से टैक्सेबल है, उसको सैलरी इनकम में शामिल करना है और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है। थैंक यू गाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर परक्विजिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि परक्विजिट्स के ऊपर टैक्सेशन किस तरीके से अप्लाई होती है और उसकी वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है।